जुनून एपिसोड 99। अब तक आप लोगों ने सुना। गाड़ी से बाहर निकल जाती है नैना। सड़क के किनारे खड़े होकर आवाज लगती है टैक्सी। तो एक टैक्सी नैना के पास आकर रुक जाती है और नैना उसे टैक्सी में बैठकर वहां से चली जाती है। नैना ने ये सब कुछ इतना जल्दी किया कि विजय कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन विजय को नैना की इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। विजय भी गुस्से से वहां से निकल जाता है। विजय सीधा अपनी नई कंपनी में जाता है जो कि अभी तैयार हो रही थी। अब आगे प्रेम अपने साथ कोई बॉडीगार्ड्स लेकर नहीं गया था, क्योंकि वहां पर प्रेम किसी होटल में नहीं बल्कि मन्नत के घर पर रुकने वाला था और प्रेम मन्नत के दादू को परेशान नहीं करना चाहता था। इसीलिए प्रेम अपने साथ कोई भी बॉडीगार्ड्स लेकर नहीं गया था और ना ही प्रेम ने काशी में किसी भी बिजनेसमैन को अपने आने की खबर दी थी। मन्नत और प्रेम काशी पहुंच चुके थे और इस वक्त दोनों कार में बैठे हुए थे। मन्नत कार की खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रहे थे और बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। प्रेम कार में बैठे हुए भी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन तिरछी नजरों से बार बार मन्नत के चेहरे की खुशी भी देख रहा था। मन्नत को इतना खुश देखकर प्रेम भी अंदर से बहुत खुश था और थोड़ी ही देर में कार मन्नत के घर के सामने आकर रुकती है। अपनी आंखों के सामने अपने घर को देखकर मन्नत बहुत खुश होती है और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। मन्नत आंखें बंद करके काशी की हवा को महसूस करती है और फिर आंखें खोलकर अपने सामने अपनी पुरानी हवेली देखती है। शादी के इतने टाइम बाद मन्नत अपने घर आकर इतनी खुश थी और प्रेम तो पहली बार मन्नत के घर आया था, क्योंकि शादी के टाइम पर भी प्रेम हवेली के अंदर नहीं गया था और शादी गार्डन में हुई थी, तो प्रेम पूरे टाइम सिर्फ गार्डन में ही रहा था और शादी के बाद प्रेम कभी काशी आया नहीं था। मन्नत खुशी से उछलते हुए हवेली के अंदर चली जाती है और प्रेम दरवाजे पर ही मन्नत को हैरानी से देखता रह जाता है, क्योंकि मन्नत बिल्कुल बच्चों की तरह भागी थी। प्रेम एक नज़र मन्नत को देखकर अपनी गर्दन में हिलाता है और फिर गाड़ी से अपना सारा सामान निकालता है। मन्नत अंदर आकर जोर से चिल्लाती है, दादू 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 कहाँ हैं आप दादू? मोहन भैया योगेश भैया कहाँ हैं आप? बाहर आए ना। मोहन और योगेश मन्नत के बड़े मम्मी पापा के बच्चे थे जो कि दादू की मदद करने के लिए हवेली में ही रहा करते थे। मोहन और योगेश दोनों ही मन्नत से बड़े थे और मन्नत को अपनी सगी बहन की तरह ही प्यार करते थे। मन्नत की आवाज़ सुनकर मोहन, योगेश, दादू और ममता बुआ जी सभी बाहर आते हैं और मन्नत को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सबसे पहले दादू मन्नत को अपने सीने से लगाते हैं और फिर मोहन और योगेश मनाते पूछते हैं, लाडो तुम अकेली आए हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं आया? तुम हमें बता देती, हम तुम्हें अपने साथ का काशी ले आते, या फिर विजय भी तो इस वक्त दिल्ली में ही है। तुम विजय को बोल देती, विजय तुम्हें अपने साथ काशी ले आता। तुम अकेली क्यों आए? मन्नत अपनी गर्दन में हिलाते हुए बोलती है, नहीं भैया मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ वो आए हैं। इतना बोलकर मन्नत तो दरवाजे की तरफ इशारा करती है, तो सभी लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां पर प्रेम के एक हाथ में एक बड़ा सा बैग और उसके हैंडल पर एक छोटा बैग लिए और दूसरे हाथ में अपने लैपटॉप के बैग को लिए अंदर आ रहा था। प्रेम को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। प्रेम पहली बार हवेली आया था और प्रेम के हाथ में बैग को देखकर योगेश और मोहन भाग कर जाते हैं और प्रेम के हाथों से बैग लेते हुए बोलते हैं, अरे दमाजी आप हमें दीजिए बैग, आप क्यों उठा रहे हैं, हमें दीजिए ना। प्रेम मना भी करता है, लेकिन योगेश और मोहन दोनों ही बैग ले लेते हैं। प्रेम दादाजी के सामने खड़ा हो जाता है और फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। दादाजी के बराबर में ही ममता बुआ जी भी खड़े थे, तो प्रेम उनके भी पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। दादाजी और ममता बुआ जी दोनों ही प्रेम के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। प्रेम को देखकर सभी लोग थोड़ा हैरान भी थे और थोड़ा परेशान भी थे और प्रेम उनके चेहरे की परेशानी अच्छे से समझ रहा था। और फिर हॉल में रखे सोफे पर सभी लोग बैठ जाते हैं। दादाजी प्रेम से पूछते हैं, बेटा सब ठीक है ना? क्या मन्नत से कोई गलती हुई है? अगर मन्नत से कोई गलती हुई है तो मैं आपसे मन्नत की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। हमारी मन्नत चुलबुली है, थोड़ी बचपन है उसके अंदर। दादाजी की बात सुनकर प्रेम अपनी गर्दन में हिलाते हुए बोलता है, नहीं नहीं दादाजी ऐसी कोई बात नहीं है। मन्नत ने ना आज तक कोई गलती की है और ना ही अब उससे कोई गलती हुई है। आज तक सिर्फ गलती में ही करता आया हूँ और आज तक जो मैंने गलतियाँ की है बस उसे सुधारने के लिए आपके पास आया हूँ, आपसे माफ़ी मांगने। प्रेम अपने दोनों हाथ जोड़कर बोलता है, आज तक मैंने जो भी किया उन सब के लिए वैसे तो कोई माफ़ी है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रेम की बात सुनकर दादाजी अपनी जगह से खड़े होकर प्रेम के पास आते हैं, तो प्रेम भी खड़ा हो जाता है। दादाजी प्रेम के दोनों हाथों को पीछे करते हैं और फिर प्रेम को अपने सीने से लगा लेते हैं।
दादाजी की आंखें प्रेम को अपने सीने से लगाने पर नम हो गई थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। आंखें तो मन्नत की भी नम हो गई थी। मन्नत की आंखों में भी आंसू आ गए थे। प्रेम आज पहली बार दादू के सीने से लगा था और यह नज़ारा देखकर मन्नत की आंखें भी झलक आई थी। दादाजी अपने आंसुओं को साफ करते हुए प्रेम को थोड़ा सा अलग करते हैं और बोलते हैं, बेटा आप दोनों सफ़र से थक गए होंगे, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। मन्नत, बेटा दामाद जी को अपने कमरे में ले जाओ और थोड़ा सा आराम कर लो। मैं तुम दोनों के कमरे में ही कुछ खाने के लिए भिजवाता हूँ, फिर हम शाम को बैठकर आराम से बातें करेंगे। मन्नत भी अपना चेहरा दूसरी तरफ करके अपने आंसुओं को साफ करती है और फिर मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। मन्नत सीढ़ियों से प्रेम को ऊपर की तरफ ले जाती है और एक साइड में मन्नत का कमरा था। मन्नत प्रेम को अपने कमरे में ले जाती है। प्रेम मन्नत के कमरे में पहुंचकर चारों तरफ देखता है। मन्नत के कमरे को देखकर प्रेम हैरान हो जाता है क्योंकि मन्नत के कमरे में चारों तरफ से प्रेम की तस्वीर लगी हुई थी। दूसरी तरफ दिल्ली, विजय अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था। वैसे अभी केबिन पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था, लेकिन विजय को बहुत गुस्सा आ रहा था और विजय इतने गुस्से में मन्नत विला नहीं जाना चाहता था क्योंकि विजय नैना पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। लेकिन विजय दिल था जो उससे बगावत कर रहा था। विजय के दिल में बार बार नैना का ही ख्याल आ रहा था। विजय नैना को मिलना चाहता था, उस सवाल करना चाहता था। विजय काफी देर तक अपने दिल को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो विजय गाड़ी की चाबी उठाता है और वापस मन्नत विला की तरफ बढ़ जाता है। विजय घर पहुंचता है और सब जगह देखता है लेकिन नैना उससे कहीं नहीं मिलती। तब विजय घर के एक सर्वेंट से पूछता है तो वो बताता है कि नैना मैडम तो हॉस्पिटल गई हैं। सर्वेंट की बात सुनकर विजय अपने आप से बोलता है, नैना ऐसा क्या हो गया एक ही दिन में जो तुम मुझसे दूर भाग रही हो? आखिर वजह क्या है तुम्हारे मुझसे दूर जाने की? काशी में चारों तरफ अपनी तस्वीर देखकर प्रेम मन्नत से पूछता है, ये सब क्या है तुम्हारे कमरे में मेरी इतनी सारी तस्वीरें? मन्नत, क्योंकि मैं चारों तरफ आपको देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपने कमरे के चारों तरफ आपकी तस्वीर लगा ली क्योंकि उस टाइम में मैं आपको साल में सिर्फ एक ही और 2 बार ही देख पाती थी। आप सिंघानिया विला में बहुत कम आया करते थे। मन्नत की बात सुनकर प्रेम मन्नत का हाथ पकड़कर खींचता है जिससे मन्नत प्रेम के सीने से आ लगती है। प्रेम बहुत ही मदहोशी में मन्नत के गाल को शहलाते हुए बोलता है, लेकिन अब इतनी दूरी क्यों वाइफी? ये बात प्रेम मन्नत के होठों को देखते हुए बोलता है। प्रेम की बात सुनकर मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। मन्नत कुछ बोल पाती उससे पहले ही प्रेम एक हाथ से मन्नत की कमर को पकड़ता है और दूसरे हाथ से मन्नत की गर्दन को और अपने होंठ मन्नत के होठों पर रख देता है। एपिसोड 100 अब आगे। प्रेम मन्नत के होठों पर अपने होंठ रख देता है लेकिन तब भी कोई दरवाजा खटखटाया है और प्रेम को ना चाहते हुए भी मन्नत को छोड़ना पड़ता है। मन्नत जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर एक सर्वेंट था। मन्नत तो उसको देखकर बोलती है, हरी काका। वैसे हवेली में सिर्फ 2 ही नौकर थे। एक थे हरी काका जो कि घर की साफ सफाई करते थे और गार्डन की भी देखभाल करते थे और दूसरी थी उनकी पत्नी मालिनी जो खाना बनाया करती थी। और दोनों ही हवेली में ही रहते थे क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी और ना ही कोई जमीन जायदाद थी, इसीलिए दोनों ही बस मन्नत के दादू की देखभाल किया करते थे। हरी की उम्र 40 साल की थी और मालिनी की उम्र 35 साल की थी। हरी काका अपने हाथ में बैग लिए खड़े थे और दूसरी तरफ मालिनी काकी भी हाथ में खाना लिए खड़ी थी। ये एक गांव था और यहाँ पर औरतें अपना चेहरा ढक कर रखा कर दी थी। अभी भी यहाँ पर पुरानी सोच विचारों का चलन था, इसीलिए मालिनी काकी ने अपना चेहरा ढक रखा था। मन्नतपुर दरवाजा खोलकर साइड हो जाती है तो हरी काका बैग को अंदर रख देते हैं और मालिनी कहीं भी हाथ में ले खाने को टेबल पर रख देती है। फिर दोनों ही हाथ जोड़कर प्रेम को प्रणाम बोलते हैं। प्रेम भी मुस्कुराकर अपने हाथ जोड़ लेता है लेकिन प्रेम को ये सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था। मन्नत मुस्कुराकर बोलती है, कैसे है हरी काका मालिनी काकी आप दोनों? हरी काका, हम ठीक हैं बिटिया, और अब तुम्हें खुश देख लिया तो हम और भी अच्छे हो गए। हरी काका मुस्कुराकर मन्नत के सर पर प्यार से हाथ रख देते हैं और फिर कमरे से चले जाते हैं। प्रेम वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। इतने में मन्नत खाने को अच्छे से टेबल पर लगा देती है। जब प्रेम बाहर आता है तो टेबल पर देखा है जहां पर खाना रखा हुआ था। प्रेम मन्नत के पास आकर बैठ जाता है और फिर दोनों ही खाना खाते हैं। प्रेम भी मन्नत के बराबर में आकर लेट जाता है तो मन्नत प्रेम के सीने पर सर रखकर लेट जाती है। प्रेम भी मन्नत को अपनी बाहों में भर लेता है। थोड़ी ही देर में दोनों नींद की आगोश में चले जाते हैं।
रात के 8 बजे थे। सभी लोग डिनर कर रहे थे, तभी दादू हरी से बोलते हैं, हरी जाओ जाकर दामाद जी और बिटिया को बुला लो, वो भी खाना खा लेंगे। तभी मालिनी बोलती है, बाबूजी हम गए थे दोनों को बुलाने के लिए, लेकिन शायद सफ़र में कुछ ज़्यादा ही थक गए थे, इसीलिए अभी तक सो रहे हैं। और वैसे भी उन्होंने 5 बजे ही खाना खाया था, इसीलिए हमने सोचा कि अभी उन्हें आराम करने देते हैं। दादाजी चलो ठीक है, लेकिन उनके लिए भी खाना बनाकर रसोई में रख देना। अगर रात में भूख लगी तो मन्नत दमाजी को खाना गर्म करके खिला देगी। मालिनी, जी बाबूजी। दिल्ली रात के 11 बजे एक गाड़ी मन्नत विला के बाहर आकर रुकती है। ड्राइवर बोलता है, मैडम घर आ गया। नैना एक गहरी सांस लेकर खिड़की से बाहर मन्नत विला को देखती है और फिर बेमन से दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। रात के 11 बजे बज रहे थे, इसीलिए सभी सर्वेंट सो गए थे और विला की लाइट भी बंद थी। बस एक दो लाइट जल रही थी। विजय से बचने के लिए नैना जानबूझकर लेट घर आई थी। नैना जैसे ही हॉल से गुजरकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी कि तभी सारी लाइट ऑन हो जाती है और तभी नैना को विजय की आवाज़ आती है, भूख लगी होगी, पहले खाना खा लो। नैना विजय को देखकर अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और फिर बोलती है, नहीं, मैंने हॉस्पिटल में खाना खा लिया था तो मुझे भूख नहीं है। मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। विजय गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बना लेता है और फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है, ठीक है, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि घर पर कोई नहीं था और अकेले मेरे खाना खाने का मन नहीं करा। सोचा जब तुम आ जाओगी तो तुम्हारे साथ ही खा लूँगा, लेकिन कोई बात नहीं, पर मुझे भूख लगी है तो जब तक मैं खाना खाता हूँ क्या तुम मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ सकती हूँ, क्योंकि मुझसे अकेले खाना खाने की आदत नहीं है। विजय की बात को समझकर नैना मना नहीं कर पाती और ना चाहते हुए भी डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। विजय मुस्कुराकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है और फिर खाना खाने लगता है। विजय, मैं अकेले खाना खा रहा हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा, क्या तुम थोड़ा सा भी खाना नहीं खा सकती मेरे साथ? नैना एक गहरी सांस लेकर थोड़ा सा खाना अपनी प्लेट में निकाल लेती है और फिर खाने लगती है, जिसे देखकर विजय के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर दोनों ही खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों ही खाना खा लेते हैं तो नैना डाइनिंग टेबल से खड़ी होकर अपने कमरे में जाने लगती है। तभी विजय नैना को बोलता है, तो आज रात कहाँ सोना है, तुम्हारे कमरे में या मेरे कमरे में? नैना जो सीढ़ियों पर चल रही थी, विजय की बात सुनकर नैना की कदम वहीं रुक जाते हैं। नैना हल्का सा पीछे पलटती है और अपना सर झुकाकर बोलती है, देखिए, मैं मानती हूँ कि कुछ समय के लिए मैं बहक गई थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती अच्छे से समझ गई हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं आपको परेशान नहीं करूँगी और ना ही आपके कमरे में आऊँगी। इतना बोलकर नैना वापस से मुड़ जाती है और ऊपर की तरफ जाने लगती है। लेकिन अब विजय के सब्र का बांध टूट चुका था और विजय का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। विजय की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। नैना अभी 2 कदम ही आगे चली होगी कि विजय अपने लंबे कदमों से पलक झपकते ही उसके पास पहुंच जाता है। नैना विजय का हाथ पकड़ता है और उससे अपने कमरे में जबरदस्ती ले आता है। नैना विजय की हरकत से हैरान हो जाती है और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। विजय, मेरा हाथ छोड़िए। विजय, आप क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़िए विजय। लेकिन विजय नैना का हाथ नहीं छोड़ता और उसे अपने कमरे में ले आता है। कमरे में लाने के बाद विजय दरवाजा बंद करता है और नैना के हाथ को मोड़कर उसकी कमर से लगा देता है और उससे बिल्कुल अपने सीने से चिपक लेता है और फिर हल्की नम आवाज में नैना की आंखों में देखते हुए बोलता है, आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्यों भाग रही हो मुझसे? मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत जगा कर क्यों तड़पा रही हो मुझे? विजय की आंखों में नैना के लिए तड़प और प्यार साफ नजर आ रहा था, जिसे नैना देख नहीं पाती और अपना चेहरा दूसरी तरफ करके धीरे से बोलती है, देखिए, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे छोड़िए, मुझे अपने कमरे में जाना है। और अब विजय का गुस्सा फूट पड़ा है। ओ, तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा? हाँ, शायद मैं तुम्हें सही से समझा नहीं रहा हूँ। मुझे ना तुम्हें तुम्हारे तरीके से समझाना चाहिए, क्योंकि जो आज तक तुम मेरे साथ करती आई है, आज मेरी बारी। नैना विजय की बात समझ में आती उससे पहले ही विजय नैना को बिस्तर पर गिरा देता है और फिर खुद उसके ऊपर आ जाता है। नैना अपने दोनों हाथों से विजय को दूर करने की कोशिश करती है तो विजय नैना के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर कर देता है। फिर विजय नैना के हाथों को एक हाथ से पकड़ लेता है, दूसरे हाथ से नैना का चेहरा पकड़कर अपने होंठ नैना के होठों पर रख देता है। ऐसा होते ही नैना तो जैसे सदमे में चली जाती है और वो एकदम फ्रीज हो जाती है।
विजय नैना के होठों को बहुत ही प्यार से स्मूच कर रहा था, शक कर रहा था। और धीरे धीरे विजय की किस बहुत ही ज्यादा पैसिनेट होती जा रही थी और अब नैना के होठों में दर्द होने लगता है, जिससे नैना अपने होश में आती है और फिर नैना विजय से छूटने की पूरी कोशिश करती है। नैना विजय के नीचे झटपट आने लगती है, लेकिन नैना विजय को हिला भी नहीं पा रही थी और फिर नैना एकदम शांत हो जाते हैं और नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विजय नैना के मुंह को खोलने की कोशिश करता, लेकिन नैना अपना मुंह खोल ही नहीं रही थी, जिससे विजय इरिटेट हो रहा था। विजय अपने दूसरे हाथ को नैना की कमर पर लेकर जाता है और उसकी कमर को जोर से दबा देता है, जिसके दर्द से नैना का मुंह खुल जाता है और विजय अपनी जीभ को नैना के मुंह के अंदर डाल देता है और नैना की जीभ को भी स्मूच करने लगता है। और फिर विजय नैना के पूरे मुंह का जायका लेने लगता है। विजय की जीभ नैना के भूखे कोने कोने को चख रही थी। अब नैना को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, जिससे नैना थोड़ा स्ट्रगल करने लगते हैं। विजय भी समझ जाता है कि नैना को सांस नहीं आ रही, तो विजय ना चाहते हुए भी नैना के होठों को छोड़ देता है और फिर नैना की गर्दन को चूमने लगता है। नैना ने आज व्हाइट कलर का टॉप और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। नैना की टॉप का गला थोड़ा बड़ा था, जिससे नैना की कॉलर बोन साफ दिखाई दे रही थी। विजय नैना की गर्दन चूमते हुए नैना के कॉलर बोन को चूमने लगता है। नैना तो अभी भी जोर से सांस लेते हुए अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ विजय अपनी पूरी शिद्दत नैना पर लुटा रहा था। विजय थोड़ा नीचे होता है और नैना की टॉप को उसके पेट से थोड़ा सा ऊपर करके नैना के पेट को चूमने लगता है और फिर विजय नैना के पेट पर अपना सर रखकर नैना की कमर को थाम लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। नैना असमंजस से विजय को देखने लगती है, क्योंकि विजय रुक चुका था और नैना के पेट पर सर रखकर सो रहा था। नैना असमंजस से विजय को देखने लगती है, तो विजय अपनी आंखें बंद करके ही बोलता है, अपनी मर्यादा जानता हूँ, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जिस दिन तुम पर मेरा पूरा हक होगा उस दिन तुम्हें छोड़ दूंगा भी नहीं। बहुत जल्द तुम नैना विजय मेहता बनोगी। नैना एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोलती है, ऐसा कभी नहीं होगा। नैना की बात सुनकर विजय अपनी आंखें खोल देता है और फिर सवालिया नजरों से नैना को देखने लगता है। नैना विजय को देखकर बोलती है, हाँ, मैंने सही कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपसे शादी कभी नहीं करूंगी। फिर नैना अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोलता है, मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं तो बस आपके साथ थोड़ा टाइम पास कर रही थी। आपकी बॉडी अट्रैक्टिव है, आप स्मार्ट लगते हैं, हैंडसम हैं, तो बस इसीलिए आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन आप तो सीरियस हो गए, आप तो मेरे गले पर रहे हैं। मैं बचपन से लंदन में रही हूँ और वहाँ पर एक से ज़्यादा बॉयफ्रेंड रखना आम बात है, वहाँ पर भी मेरे कई बॉयफ्रेंड थे और जब मैं यहाँ पर आई तो आप मुझे काफ़ी स्मार्ट और अट्रैक्टिव लगे, तो सोचा आपके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया जा सकता है, लेकिन आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। नैना की बातों ने विजय हो वह अंदर तक छलनी कर दिया था। विजय को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर घोंप दिया हो। विजय गुस्से में नैना के ऊपर आता है और नैना की गर्दन को दबाते हुए बहुत ही गुस्से और सर्द आवाज में बोलता है, क्या कहा तुमने? टाइम पास कर रही थी मेरे साथ? हाँ, गले पड़ गया हूँ मैं तुम्हारे? नहीं, अभी तुम्हें पता ही कहा है कि गले पड़ना किसे कहते हैं, कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि गले पड़ना किसे कहते हैं। इतना बोलकर विजय नैना को छोड़ देता है और गुस्से में कमरे से निकल जाता है। विजय के गला छोड़ते ही नैना जोर जोर से खांसने लगती है। थोड़ी देर में नैना नॉर्मल हो जाती है तो नैना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नैना तकिया में मुंह छुपा कर रोने लगती है और फिर नैना रोते हुए ही बोलते हैं, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन आपसे दूर जाने के लिए मुझे जो सही लगा मैंने वो बोल दिया। मैं जानती हूँ कि मेरी बातों से आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। आपके खानदान के लिए मेरे जैसी लड़की सही नहीं है विजय, आपको एक अच्छे खानदान की लड़की से ही शादी करनी चाहिए, ना कि मुझे ऐसी नाजायज़ लड़की से। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।